हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट फैमिली। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है और आज हम यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का कुछ बस सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, विच इज़ अमाउंट एंड प्लॉइडी ऑफ डीएनए। और यहाँ पे मैंने बस एक फ्लो चार्ट बनाया है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं पहले आप लोगों को बता दूँ कि सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, दैट इज़ interphase and M phase. Interphase is again consist of three phases, which is G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase में growth होता है सेल का, cell is metabolically active, but there is no DNA replication, whereas in S phase there is DNA replication and in G2 phase tubulin protein synthesis occurs. Okay, and in M phase is called as equational division phase. यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है एंड साइटोकाइनेसिस होता है और हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये भी हमारा एम फेज के अंदर में ही दिया हुआ है, तो हम इसलिए मैंने यहाँ पे इसे एम फेज के ही अंदर में लिख दिया है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का पहला जो स्टेप है वो है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है विच इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, उसके बाद मियोसिस 1 होगा, देन यहाँ पे एक इंटरकाइनेसिस फेज पाया जाता है। इंटरकाइनेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन बट सेंट्रियोल डबल्स। इंटरकाइनेसिस में सेंट्रियोल का डबल हो जाता है, सेंट्रियोल जो होता है वो डबल हो जाता है बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। एंड देन अगेन इट इज मियोसिस 2। मैं आपको बता दूं, मियोसिस 1 जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड मियोसिस 2 जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। एंड मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 होता है एंड मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 होता है। प्रोफेज 1 उसके अंडर फिर अगेन 5 स्टेप होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बट मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। पहला होता है लिपोटीन, then again it is लेपोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन। ठीक है बच्चों, लेपोटीन होता है, पैकाइटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, ठीक है, एंड डायाकाइनेसिस होता है। अगर मैं इसको आप लोगों को सीक्वेंस में बताऊं देन इट इज लेपोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे चलती हूँ आगे, दैट इज प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। इस टॉपिक पे चलती हूँ मैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत सिंपल है बच्चों। आई डोंट नो, बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें वो समझ ही नहीं पाते 2C कब लेना है, 4C कब लेना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम फेज में देखा जाता है। G1 फेज में, एस फेज में एंड G2 फेज में क्रोमोसोम नहीं देखा जाते हैं। उसमें हम वहाँ पे डीएनए जो प्रेजेंट होता है उसको क्रोमैटिन बोलते हैं, दैट इज वी कॉल डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है बच्चों, अगर हम अज्यूम करेंगे इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए को 2C, यानी कि G1 फेज में, हम यहाँ पर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम G1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए को यानी कि क्रोमैटिन का इनिशियल अमाउंट 2C लेंगे, देन एस फेज में ये डबल हो जाएगा। मतलब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसलिए वो 2C से 4C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2C इंक्रीज करके 4C बन जाएगा एंड देन अगेन इन G2 फेज it will remain same, that is there is no DNA replication in G2 phase, hence 4C will remain as 4C. But in M phase, that is mitosis phase का मैंने आप लोगों को बताया था पीछे, माइटोसिस फेज का लास्ट होता है मियोसिस 2 which is इक्वेशनल डिवीजन, बट मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है बच्चों, वहाँ पे रिडक्शन होता है, एम फेज में रिडक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे 4C जो है वो 2C एंड 2C बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार बता देती हूँ फिर से, अगर हम इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए को 2C लेते हैं, दैट इज G1 फेज में अगर 2C अमाउंट ऑफ डीएनए है, देन एस फेज में ये 4C हो जाएगा, देन इन G2 फेज इट विल रिमेन एज 4C, बट इन M फेज विच इज रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होता है, दैट इज मियोसिस 1 होता है यहाँ पे, इसलिए ये 4C जो है हमारा 2C एंड 2C में चेंज हो जाएगा।
और अगर हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म G1 फेज में अगर C होता है तो S फेज में 2C हो जाएगा, G2 फेज में फिर से ये 2C रहेगा, बट इन M फेज इट विल reduce टू C एंड C। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ DNA कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम की तरफ। मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम जो होता है वो विजिबल सिर्फ और सिर्फ M फेज में होता है। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज में क्रोमैटिन देखा जाता है, क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम G1 फेज की बात करें तो क्रोमैटिन इज इक्वल्स टू क्रोमोसोम हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ क्रोमैटिन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स होता है, तो 46 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 46 क्रोमैटिड। ठीक है बच्चों, और अगर हम एम फेज की बात करें तो सॉरी बच्चों, अगर हम एम फेज की बात करें तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होता है। ठीक है, और फिर ये दूसरा क्रोमोसोम, इसमें भी 2 क्रोमैटिड पाया जाएगा। अगर हम सेम क्रोमोसोम के क्रोमैटिड की बात करें तो वो सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगा, और अगर हम डिफरेंट क्रोमोसोम की क्रोमैटिड की बात कर रहे हैं तो वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगा बच्चों। यानी कि क्रोमोसोम का नंबर क्रोमैटिन के नंबर का हाफ होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमैटिड। ठीक, अगर 46 क्रोमोसोम है तो 92 क्रोमैटिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम एक मेज का। अगर 2n इज इक्वल टू 20 है तो n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा बच्चों। तो G1 फेज में क्रोमैटिड और क्रोमोसोम इक्वल होता है, दैट इज 20 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 20 क्रोमैटिड, दैट इज 2C एंड 2C। अमाउंट ऑफ DNA हमारा 2C एंड 2C है। और वही अगर हम M फेज की बात करें देन इट विल बी 20 क्रोमोसोम बट 40 क्रोमैटिड्स, दैट इज 2C। अमाउंट ऑफ DNA विल बी 2C बट अमाउंट ऑफ क्रोमैटिड विल बी 4C। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये पसंद आया। आप ये एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए, आप ये बना सकते हैं अपने नोटबुक में अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, आप इसे पूरा अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ अच्छे से। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक कर दो, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो। ठीक है, बट हाँ बच्चों, अगर नहीं पसंद आया तो आप बताना कि मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो मैं आपको उस नेक्स्ट लेक्चर में पक्का से इम्प्रूव करके आपको बताऊंगी। और आप ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन से टॉपिक पे चाहिए, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, आप बताना कि नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए।